अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अब भी मैं वो दिन याद करता हूँ तो ख्वाब सा लगता है, मगर जो मेरे साथ हुआ क्या वो ख्वाब था? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। मगर वो सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? उन सब की क्या वजह हो सकती है? अब भी मैं सोचता हूँ तो जहन शल सा होने लगता है। क्या वाकई ऐसा होता है? उस दिन हद से ज़्यादा काम था। दफ्तर में बहुत देर हो गई थी। रात का 1:30 बजा था। सारे लोग अपने अपने घरों को चले गए थे। दफ्तर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थीं, इसीलिए मैं अभी तक दफ्तर में था। काम ज़्यादा था और आज ही निपटाना था। दफ्तर बहुत बड़ा था। मैं काम में मसरूफ़ था। मैं काम निपटा के बाहर निकला और बाइक स्टार्ट करने लगा, मगर बाइक में कोई ख़राबी हो गई थी। कोशिश के बावजूद बाइक स्टार्ट ना हुई तो बाइक को लॉक करके खुद पैदल चल पड़ा। हर सू वीरानी और सन्नाटे का राज था। मेन रोड को छोड़कर मैं शॉर्टकट रास्ते से चल पड़ा। यहाँ से मेरे घर तक 1 घंटे का रास्ता था। इस रास्ते से मैं सिर्फ पहले एक बार आया था, इसलिए ठीक तरह से अंदाज़ा नहीं था। मैं आधे घंटे तक चलता रहा, फिर दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया। जंगल काफ़ी घना था और अभी मेरा सफ़र जारी था कि आसमान पर काले बादल छा गए और देखते ही देखते गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश पड़ने लगी और मैं पूरे का पूरा भीग गया। बारिश से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। तेज़ बारिश की वजह से चलना दुश्वार हो रहा था। 1 घंटा गुजर चुका था, मगर अभी तक जंगल में मौजूद दरख्तों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा था। कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं आ गया? ये ख्याल आते ही मुझ पर परेशानी तारी हो गई। फिर भी मैं चलता रहा। काफ़ी दूर जाने के बाद सामने एक फ्लैटनुमा बड़ा मकान नज़र आया तो मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ मकान के करीब पहुंच गया। सर्दी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। सारा इलाका सुनसान था। इंसान तो क्या, कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं खंडरात में आ गया हूँ। मकान के अंदर हल्की हल्की रोशनियाँ जल रही थी। गेट बंद था। सर्दी में मज़ीद इजाफा हो गया था। मैं ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने लगा। काफ़ी देर दस्तक देने के बाद कोई आदमी आता दिखाई दिया। जाली का गेट होने की वजह से मैंने दूर से ही उसे आता हुआ देख लिया था। मुझे हैरत से देखते हुए उसने गेट खोला। कौन? इतनी बारिश में आप तो मुजस्सम भीग चुके हैं, अंदर आइए, उसने कहा और गेट खोल दिया। जबकि मैं कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गया तो उसने गेट बंद किया और मुझे देखने लगा। मैं मुसाफिर हूँ, रास्ते में बारिश हो गई। आप फिक्र ना करें, यहाँ बहुत से कमरे हैं, आपके लिए कमरा खोल देता हूँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? वैसे भी ये मकान मुसाफिरों के लिए है। वाकई ये मकान मुसाफिरों के लिए बना है, यहाँ किराया नहीं लिया जाता। हैरत की बात यह थी कि मुझे उसके अलावा वहाँ और कोई नज़र नहीं आया था। रात के 2:30 बजने की वजह से सब सो रहे होंगे शायद। वैसे आप कौन हैं? चौकीदार, मालिक, नौकर, वेटर? आप जो भी चाहे समझ सकते हैं। आपका नाम? उसने पूछा। रेहान, मैंने मुस्कुराकर नाम बताया। और मेरा नाम नदीम है। ये रहा आपका कमरा, उसने मुस्कुराते हुए बताया। कमरा साफ सुथरा था मगर काफ़ी पुराना था। आपको यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, उसने कहा। जी शुक्रिया, आपने मेरी बहुत मदद की है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आराम करना चाहता हूँ। नदीम चला गया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। सारे फ्लैट में अजीब किस्म की खामोशी तारी थी। नदीम इखलाकन बहुत अच्छा था मगर दिखने में अजीब सा था। आंखें डरावनी, कमीज शलवार, गरम स्वेटर और सर पर पुराने ज़माने की टोपी और गर्दन पर मफलर। ये था नदीम का हुलिया। मैं खिड़की में खड़ा सोचता रहा। मैं ऊपर वाले कमरे में था। नीचे झांका तो चक्कर आने लगा। ऊपर से नीचे छोटे छोटे दरख्त नजर आ रहे थे। सामने बहुत बड़ी एक पुरानी सी हवेली थी। अंदर रोशनियां थीं। मैं कुछ देर यूं ही हवेली को देखता रहा। बारिश के कतरे अंदर आने की वजह से मैं खिड़की बंद कर ही रहा था कि फिर रुक गया। महसूस हुआ कि हवेली में कोई है जो मुझे देख रहा है। मेरी खिड़की के सामने ही हवेली की खिड़की थी और खिड़की में कोई लड़की खड़ी बारिश का नज़ारा कर रही थी। बारिश की वजह से वो ठीक तरह से नज़र नहीं आ रही थी, मगर मैंने महसूस किया कि वो मुस्कुरा रही थी और बार बार वो मेरी जानिब ही देख रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई जिसकी वजह से मैं चौंक गया। दरवाज़ा खोला तो सामने नदीम खड़ा था। साहब, आपके सारे कपड़े भीग चुके हैं, आपको बुखार हो सकता है।
ये मेरे बेटे के कपड़े हैं, पहन लीजिए, जैसे भी हैं मगर गुजारा हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया, मैंने कहा और दरवाज़ा बंद करके मैं जल्दी से खिड़की में आया, मगर अब वो वहाँ नहीं थी। कुछ देर बाद मैं कपड़े तब्दील करके पलंग पर लेट गया। मैं हमेशा पैंट शर्ट पहनता हूँ, मगर आज मजबूरन कमीज शलवार पहनना पड़ा था। अभी मुझे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। ये नदीम बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने बुड़बुड़ाते हुए दरवाज़ा खोला, मगर सामने वाले को देखकर सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। ये वही थी जो कुछ देर पहले खिड़की में खड़ी थी। काले लिबास में गोरी रंगत, नशीली काली आंखें और लंबे बाल कंधे पर बिखरे हुए, वो बहुत खूबसूरत थी। जी फरमाइए, मैंने अनजान बनकर खामोशी को तोड़ा। वो जी, मैंने खिड़की से आपको देखा था तो सोचा आपके लिए कुछ बना कर लाऊं। ये चाय और पकौड़े लाई हूँ। बारिश में इन दो चीज़ों की बहुत तलब होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मगर इसकी क्या ज़रूरत थी, मैंने ट्रे लेते हुए बोला। जनाब, इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है। यहाँ जो भी मुसाफिर आता है उसके लिए मैं ही खाना वगैरह बनाती हूँ और हमें मुसाफिरों की खिदमत करने में बड़ा मज़ा आता है। वो मुस्कुरा कर बोली। साहब जी, अब मैं चलती हूँ। और वो चली गई। पकोड़े और चाय दोनों ही मज़ेदार थे और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। खाने के बाद फिर मैं सो गया। सुबह उठा तो 10 बज रहे थे। मैं खिड़की पर आया तो अभी तक मूसलाधार बारिश हो रही थी और काफ़ी धुंध छाई हुई थी। शायद यहाँ कोई होटल वगैरह हो, ये सोचकर मैं कमरे से निकल गया। मैं फ्लैट के कमरों को गौर से देख रहा था। वहाँ रात जैसा माहौल और सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे अजीब सी उलझन हो रही थी। क्या यहाँ कोई नहीं रहता, मैंने सोचा। सारे कमरे बंद पड़े थे। जा बजा मिट्टी, धूल और मकड़ी के जाले लगे थे। अभी मैं सीढ़ियों से उतर ही रहा था कि गेट से मुझे नदीम आता दिखाई दिया। साहब, आप उठ गए? तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया, मैं बोला। वो जी, रात आप देर से सोए थे ना, इसीलिए। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने सोचा कि शायद यहाँ कोई होटल होगा तो चाय पी आऊँ, मैंने कहा। मेरे कहने पर वो फीकी हंसी हंसा। नहीं साहब, ये इलाका काफ़ी सुनसान है, यहाँ कोई होटल नहीं है। आप फिक्र न करें, आपको हर चीज़ टाइम पर मिल जाएगी। और उसने फिर नाश्ता कराया। एक बात पूछूं, मैंने कहा। हाँ, कौन सी? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता क्या? नदीम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। साहब, यहाँ का रुख बहुत ही कम लोग करते हैं और यहाँ मैं अकेला रहता हूँ। तुम्हारे अलावा और कोई मुसाफिर यहाँ नहीं है। मैं सोचों में गुम हो गया। काफ़ी खौफनाक और डरावना फ्लैट है। ऐसा लगता था जैसे कई सालों से यहाँ कोई ना आया हो। मुझे बारिश के रुकने का इंतज़ार था क्योंकि मुझे निकलना था, मगर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर ये बारिश नहीं थमी तो? ये ख्याल आते ही मैंने बारिश में ही निकलने का फ़ैसला कर लिया। घर वाले परेशान होंगे और यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं था। मैं ऑफिस का बैग कंधे पर डाले निकलने ही वाला था कि नदीम नज़र आया। साहब, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, अपने घर। मगर इतनी बारिश में? क्या करूं, मजबूरी है। साहब, मैं आपको इतनी तेज़ बारिश में जाने नहीं दूंगा। उसने मेरे कंधे से बैग लेकर कुर्सी पर रख दिया और फिर मुझे रुकना ही पड़ा। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तेज़ बारिश के साथ गरज चमक भी थी। काफ़ी मज़ा आ रहा था। मैं अपने ख्यालों में था कि आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा। पकोड़े वाली लड़की हाथ में छतरी लिए तेज़ तेज़ कदम उठाती मेरी तरफ आ रही थी। मैं कब से आपको आवाज़ें देती हुई आ रही हूँ। ओह सॉरी, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाया। दरअसल मैं चहलकदमी के लिए जंगल की तरफ आ रही थी तो आपको देखा। आप छतरी के बगैर इतनी तेज़ बारिश में कहाँ जा रहे हैं? अगर बुखार हो गया तो? वो फिक्रमंदी से बोली। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए बातें कर रहे थे। साहब जी, आप यहाँ कैसे पहुँचे? एक मेहरबानी करो प्लीज़ साहब जी। मत कहो, मैंने अपने दिल की बात कह डाली। तो फिर क्या कहूँ? रेहान कहो, मेरा नाम रेहान है। तो ठीक है रेहान जी। ये जी नहीं, सिर्फ रेहान। ओके रेहान, उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैं किस तरह यहाँ तक पहुँचा। हम जंगल में दाखिल हो चुके थे। दरख्तों की वजह से सिर्फ बारिश के कतरे हम तक पहुँच रहे थे। उसने छतरी बंद करके हाथ में पकड़ ली। तुम हवेली में क्यों रहती हो? ये इलाका तो काफ़ी वीरान और सुनसान है। डर नहीं लगता? मेरे कहने पर वो फीकी सी हंसी हंसी। डर किस बात का, यहाँ रहते हुए तो आदत हो गई है। ये लंबी कहानी है, वक्त आने पर बताऊंगी।
اور ویسے بھی میں اکیلی نہیں رہتی، میرے ساتھ میری دادی بھی رہتی ہے اور ندیم بھی اکثر آتا جاتا ہے۔ دادی اب کافی بیمار رہنے لگی ہیں۔ اچانک ایک کتا ہمارے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ وہ لڑکی کو دیکھ کر زور زور سے بھونک رہا تھا۔ کتے کی آنکھیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ ریحان جلدی چلو، لڑکی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ہم واپس لوٹ گئے۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر بولی، ریحان حویلی چلو نا، دادی سے بھی مل لو۔ ابھی نہیں، پھر کبھی آؤں گا۔ وہ حویلی کی جانب بڑھ گئی اور میں فلیٹ کی طرف۔ سنو، میں نے رک کر اسے آواز دی۔ وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ تم نے اپنا نام نہیں بتایا؟ اینا۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اس جگہ مزہ آنے لگا تھا، ضرورت کی ہر چیز مجھے ملتی تھی۔ ندیم کے کپڑے پہن کر گزارا ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں فلیٹ میں خوف محسوس ہوتا تھا۔ سارے فلیٹ میں اکیلا تھا اور کمرہ بھی اوپر تھا۔ ندیم کا کہنا تھا کہ وہ بھی اسی فلیٹ میں رہتا ہے، مگر مجھے وہ فلیٹ میں نظر نہیں آتا۔ جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی تو ندیم اچانک دروازے پر آ جاتا۔ رات ہو چکی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں کمرہ بند کر کے حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ ہلکی بارش ابھی تک ہو رہی تھی۔ حویلی کا گیٹ کھلا تھا، مگر پھر بھی میں دستک دینے لگا۔ کافی دیر بعد اینا بھاگ کر آئی۔ مجھے کھڑا دیکھ کر خوش ہو گئی۔ تم باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آؤ۔ اور میں اندر چلا گیا۔ دادی جان کہاں ہیں؟ کمرے میں ہیں۔ اینا مجھے کمرے میں لے کر گئی۔ پلنگ پر ایک بوڑھی عورت لیٹی تھی۔ عمر کے حساب سے وہ 80 سے اوپر کی تھی۔ دیکھنے سے ہی بیمار لگ رہی تھی۔ السلام علیکم دادی جان۔ وعلیکم السلام، انہوں نے کانپتی آواز میں جواب دیا۔ اینا کمرے سے باہر چلی گئی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بس سانس چل رہی ہے جو بہت جلد ٹوٹ جائے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے مرنے کی بات کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اینا آئی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کافی چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا اور پھر دادی جان سے اجازت لے کر اٹھ گیا۔ اینا دروازے تک مجھے چھوڑنے آئی تھی۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ کہو، کیا بات ہے؟ تم یہ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہو جبکہ مسلمانوں کا اصل لباس تو قمیض شلوار ہے؟ سچ کہوں، آپ قمیض شلوار میں اچھے لگتے ہیں۔ آج تک ہر کوئی میری پینٹ شرٹ میں تعریف کرتا تھا، مگر اینا میری شلوار قمیض میں تعریف کر رہی تھی۔ میں مسکراتا ہوا فلیٹ میں آ گیا۔ اپنے کمرے کو کھلا دیکھ کر حیران ہوا، پھر سوچا شاید میں بند کرنا بھول گیا ہوں گا۔ پھر میں لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے 10 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ میں کسی شور کی وجہ سے اٹھ بیٹھا۔ آس پاس کے کمروں میں سے برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور ساتھ میں بچوں کے رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے تو پھر یہ اتنے سارے لوگوں کی آوازیں؟ میں سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر تک جب آوازیں بند نہ ہوئیں تو میں کمرے سے باہر نکلا۔ رات کے 2 بجے تھے، باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا جبکہ آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں۔ سارے کمرے بند تھے اور ان پر زنگ آلود تالے لگے تھے۔ صرف ایک کمرہ کھلا تھا اور اندر لائٹ بھی جل رہی تھی۔ کون ہے اندر؟ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا مگر حیرت ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ ساری آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھیں۔ کون ہے یہاں پر؟ میں نے سارا کمرہ چھان مارا مگر وہاں کوئی بھی نہ تھا، صرف آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرے پیچھے برتنوں کی گرنے کی آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں تو ایک برتن بھی نہ تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ میری سماعت کا دھوکہ ہے یا پھر حالت خواب میں ہوں؟ ابھی میں کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں بھاگ کر دروازے کے پاس آیا۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو۔ ایک دم دروازہ کھل گیا۔ چلے جاؤ، کیوں آئے ہو یہاں؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ کمرے میں کئی مرد اور عورتوں کی آوازیں گونجتی ہوئی سنائی دی۔ میں جلدی سے نکل کر اپنے کمرے کے پاس پہنچا تو کمرہ اندر سے بند تھا۔ میں زور دے کر کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اندر سے کوئی طاقت زور دے رہی ہو۔ پھر جھٹ سے دروازہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہو گیا اور ایک بار پھر دروازہ بند کر دیا، مگر اس بار میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ان سارے واقعات کے بارے میں سوچنے لگا، پھر کمرے کی لائٹ بند کر دی گئی۔ مجھے ڈر بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا مگر کوئی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس فلیٹ میں کوئی غیبی وجود تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ کھول دی۔ لائٹ کا بٹن بند تھا، جسے میں نے کھولا تو لائٹ آن ہو گئی۔ پھر کھڑکی کے دونوں پٹ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ یہ ہوا سے نہیں بلکہ کوئی غیبی وجود یہ سب کر رہا تھا۔ پھر لائٹ جلنے بجھنے لگی۔ عجیب ماحول تھا، خوف چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ پھر کسی نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں زمین پر گر پڑا۔
میرے سر سے خون بہنے لگا مگر میں اٹھ بیٹھا۔ وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ پھر کمرے کی چیزیں خود بخود گرنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ان چیزوں کو اٹھا کر پھینک رہا ہو۔ میں کمرے سے باہر نکل پڑا۔ میرے قدم تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے ندیم کو کئی آوازیں دی مگر وہ نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد میں فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ ہر فلیٹ خوفناک نظر آ رہا تھا۔ سارے فلیٹوں میں لائٹ جلتی بجھتی رہی۔ چاروں طرف خوف کا عالم تھا۔ میں بھاگ کر حویلی پہنچا مگر گیٹ بند تھا۔ میں دستک دیتا رہا مگر اینا نہیں آئی۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور چکر کی وجہ سے میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک الگ کمرے میں پایا۔ سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد اینا آئی۔ ریحان تمہیں کب ہوش آیا؟ بس ابھی، تم زخمی حالت میں ادھر بے ہوش پڑے تھے، وہ بولی۔ میں آہستہ آہستہ فلیٹ کے بارے میں اسے بتانے لگا۔ یہ سب سن کر اینا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اس کا یہ انداز بڑا عجیب لگا۔ رات کے 9 بجے تھے۔ میں گیٹ پر پہنچا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اینا تھی۔ پھر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ فلیٹ میں۔ مگر کیوں؟ میں تمہیں وہاں نہیں جانے دوں گی۔ تمہارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اتنا بڑا رسک تو نہیں اٹھا سکتی نا۔ آج پہلی بار میں اسے اتنا پریشان دیکھ رہا تھا۔ یہاں میں اور صرف میری دادی رہتی ہیں، تم بھی یہیں پر رہو، اینا بولی۔ تمہیں حویلی میں ہی رہنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے ہار ماننا پڑی۔ میرا بیگ وہیں پر ہے، میں وہ لے کر آتا ہوں۔ مگر ریحان ابھی بیگ کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ لوگ میرے بیگ کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں اینا، تم یہیں پر رکو، دادی کو تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میں یوں گیا اور یوں آیا۔ 1 منٹ کہتی ہوئی اینا چلی گئی۔ جب وہ آئی تو ہاتھ میں چھتری تھی۔ ریحان بارش ہو رہی ہے، تم بھیگ جاؤ گے، یہ چھتری لے جاؤ۔ میں مسکراتا ہوا چھتری لے کر آگے بڑھ گیا۔ میں فلیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اندھیرا بے انتہا تھا۔ موبائل کی روشنی سے میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرے میں پہنچا۔ سارے فلیٹ میں اندھیرا تھا جبکہ میرے کمرے میں لائٹ جل رہی تھی۔ میرا بیگ کھلا پڑا تھا اور لیپ ٹاپ کے کئی ٹکڑے زمین پر پڑے تھے۔ کمرے کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ میں لیپ ٹاپ کے سارے ٹکڑے بیگ میں ڈال کر واپس حویلی آ گیا۔ اینا بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا مگر انہوں نے میرا لیپ ٹاپ توڑ دیا ہے۔ پھر وہ اٹھی اور میرے پاس سے چلی گئی۔ بول کر گئی تھی کہ مجھے ایک ضروری کام کرنا ہے۔ رات کے 12 بجے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھا گہری سوچوں میں گم تھا کہ اچانک کھڑکی کے دونوں پٹ زور سے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے جس کی وجہ سے کئی بارش کے قطرے مجھ پر آ گرے۔ میں جلدی سے کھڑکی کے پاس گیا۔ میں اسی کھڑکی پر تھا جس کھڑکی سے پہلی بار اینا کو دیکھا تھا۔ فلیٹ کا وہ کمرہ بالکل میرے سامنے تھا جس میں رہتا تھا۔ فلیٹ کے اس کمرے میں کئی سائے نظر آئے، پھر وہ سائے غائب ہو گئے۔ پھر وہاں ایک بچہ کھڑا تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ بھی مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دودھ کی طرح سفید تھا۔ وہ مجھے انسان نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کافی ڈراؤنا تھا۔ پھر وہ غائب ہو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ پیانو بجنے کی آواز سے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پیانو کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ ساری حویلی میں آواز گونج رہی تھی۔ میں چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا۔ سامنے ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ تھوڑا کھلا پڑا تھا۔ پیانو کی آواز اسی میں سے آ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ کسی چرچ جیسا بڑا سا کمرہ تھا۔ لائن میں کئی میزیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی میز پر بیٹھی سفید لہنگا پہنے پیانو بجا رہی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ اینا تھی۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا انداز عجیب تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر سوچوں نے مجھے آن گھیرا۔ باقی کی رات میری سوچتے ہوئے گزر گئی۔ اس دن سے میں نے غور کیا تھا کہ اینا چپ اور اداس رہنے لگی تھی اور اکثر سوچوں میں گھری رہتی۔ کئی بار میں نے پوچھا تو وہ پھیکی مسکراہٹ سے ٹال دیتی۔ آخر ایسی کون سی پریشانی تھی؟ میں اسے دیکھ کر خود بھی پریشان رہنے لگا تھا۔ میں اکثر اسے روتا دیکھتا تھا اور ندیم بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ بارش ابھی بھی موسلا دھار پڑ رہی تھی۔ ایسے میں میرا نکلنا مشکل تھا۔ اس رات میں سو رہا تھا کہ کسی آواز سے اٹھ گیا۔
कमरे में घुप अंधेरा था। मोबाइल बेड पर ही मिल गया। ऑन किया तो कमरे को देखकर मेरा सर घूम गया। ये मैं कहाँ हूँ? मैं कमरे को गौर से देखने लगा। सारा कमरा खाली था। सिर्फ एक पुराना मखदूश बेड था। जा बजा जाले थे जिसमें बड़ी बड़ी मकड़ियाँ चल रही थीं। सारा कमरा धूल मिट्टी में अटा हुआ था। सारा मंजर ही बदल गया था। मैं तो शानदार कमरे में सोया था, तो फिर मैं हवेली में ही मौजूद था। मैं कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगा तो हैरान रह गया। बाहर की भी वही हालत थी। हर जगह जाले मकड़ियाँ थीं। सारी हवेली धूल मिट्टी से भरी पड़ी थी। पानी सीढ़ियों तक पहुँच रहा था। ये पानी कहाँ से आया? ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि हवेली में जंगल आबाद हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा था। क्या ये सब ख्वाब है? हवेली की ऐसी हालत कैसे हुई, मैं नहीं जानता था। फिर से पियानो के बजने की आवाज़ आने लगी। मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा। मेरे घुटनों तक पानी था और मोबाइल की रोशनी से आगे बढ़ रहा था। पानी में चलने में दुश्वारी हो रही थी। कोई है यहाँ पर? दादी जान, ऐना, ऐना, दादी जान, ऐना, कहाँ हो तुम? मैं आवाज़ें देता हुआ आगे बढ़ रहा था, मगर ऐसा लग रहा था कि यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। पूरी हवेली पर खौफनाक सन्नाटा छाया था। ये पियानो ऐना ही बजा रही होगी। ये सोचकर मैं उस कमरे की तरफ चल दिया। कमरा खोला मगर यहाँ ऐना नहीं थी, मगर पियानो के बजने की खुद ब खुद आवाज़ आ रही थी। मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ पियानो तक पहुँचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पियानो के बटन खुद ब खुद दब रहे थे, जबकि उसे बजाने वाला नज़र नहीं आ रहा था। उस वक्त ज़िंदगी में पहली मर्तबा उस वक्त मुझे शदीद खौफ महसूस होने लगा। मैं हैरान खड़ा पियानो को देख रहा था। फिर मैं वहाँ से जल्दी से निकला तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। पानी में दौड़ना मुश्किल था, इसीलिए मैं तेज़ तेज़ चल रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं हवेली से निकल गया। सारी हवेली में लाइट जलने बुझने लगी। मैं लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी। वो लहंगा पहने जंगल की तरफ जा रही थी। मैं भी उसके पीछे चल दिया। ऐना, ऐना रुको, कहाँ जा रही हो? मैं उसे आवाज़ें देता हुआ पीछे पीछे चलने लगा, मगर वो मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। शायद उस तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं रही थी, या फिर ऐना सुनकर अनजान थी। ऐना आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, मगर फिर भी उसकी रफ्तार तेज़ थी और मैं भागने के अंदाज में चल रहा था, फिर भी उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। मुझे सर्दी लग रही थी और मैं चल चल कर थक गया था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। ऐना मुझसे काफ़ी आगे थी। हम जंगल में दाखिल हो चुके थे कि अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर ज़ोर से खींचा तो मैं एक मोटे दरख्त के पीछे आ गया। वो ऐना थी। ऐना तुम? तो फिर वो कौन थी? वो सब तुम्हें मारने की साजिश है। क्या मतलब? रेहान, हमारे पास टाइम बहुत कम है, यहाँ से भागो। फिर ऐना मेरा हाथ पकड़कर भागने लगी और मैं हैरत की कैफियत में उसके साथ भाग रहा था। रेहान, सामने सड़क है, कोई भी गाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ यहाँ से। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैं बस उसे देखता रहा। ये सब क्या है ऐना? हम वहाँ से इस तरह भागकर क्यों आए? और तुम्हारी हवेली का वो हाल, वो सब मैंने इस कागज़ पर लिख दिया है। मैं ज़बानी नहीं कह सकती और ना मेरे पास इतना वक्त है। तुम इसे पढ़ लेना, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब इसमें मिल जाएगा। ऐना कागज़ मुझे थमाते हुए बोली। रेहान, चले जाओ, देर नहीं करो, हम फिर कभी नहीं मिल सकते। जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ, मगर हमारा मिलना नामुमकिन है। तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मुझे देर हो रही है रेहान, मैं जा रही हूँ। ऐना, मेरा इंतज़ार करना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। नहीं रेहान, मुझे लेने मत आना, मैं तुम्हें नहीं मिलूँगी, मुझे भूल जाओ। अभी तो मैं जा रहा हूँ, मगर जल्दी लौट कर आऊँगा तुम्हें लेने। फिर वो हाथ से अलविदा करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो काफ़ी दुखी थी और फिर खुदा हाफिज़ कहकर गायब हो गई। उसके गायब होने से मुझे हैरत नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो मैं पहले ही जान चुका था कि वो इंसान नहीं थी, मगर वो कौन थी ये मालूम न था। मैं कितनी ही देर यूं ही खड़ा रहा। मुझे लगा जैसे मेरा सब कुछ छिन गया हो। मैं वहीं आ बैठा, आंसू बहाता रहा। कब सुबह हुई मुझे पता न चला। एक बस आकर हॉर्न देने लगी। शायद ड्राइवर ने मुझे इस सुनसान सड़क पर देख लिया था। मैं बैग लेकर चुपचाप बस में चढ़ गया। आखिरी बार मुड़कर देखा, मगर वहाँ ऐना नहीं थी। मैं सीट पर बैठ गया। सारे मुसाफिर मुझे हैरत से देख रहे थे और ड्राइवर भी बार बार आईने में मेरी तरफ देख रहा था, मगर मैंने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी।
और खिड़की की तरफ देखने लगा। एकदम मुझे ऐना नजर आई तो मैं उछलकर बैठ गया। वो टाटा कर रही थी और मैं मुस्कुराता रहा, मगर पलक झपकते ही वो गायब हो गई। मैंने फिर आंखें बंद करके सीट से सर टिका लिया। बस तेज रफ्तारी से चल रही थी और मैं गहरी सोचों में गुम था। फिर मैं कागज़ खोलकर पढ़ने लगा। लिखा था, ये तो तुम्हें मालूम होगा कि मैं इंसान नहीं हूँ, मगर शायद ये मालूम नहीं होगा कि मेरा ताल्लुक गैर मज़हब यानी हिंदू से था। मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर रही थी। एक दिन मैंने उसे देखा, वो भी जिन था, मगर वो मुसलमान था। हम दोनों के ख़ानदान एक दूसरे के दुश्मन थे। हम शादी करना चाहते थे। मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन चुकी थी, लेकिन हम में हिम्मत नहीं थी कि हम अपने घर वालों को राज़ी करते। अगर हमारे कबीले वालों को पता चल जाता तो वो हमें मारने में देर नहीं करते। किसी ने हम दोनों को एक साथ बातें करते हुए देख लिया था। फिर ये बात सारे कबीले में फैल गई। दोनों ही ख़ानदान हमें मारने की कोशिश करने लगे। एक रात हम दोनों छुपकर वहाँ से निकल गए। 2 दिन हमने मुसलसल सफ़र किया। फिर हम वहाँ पहुँच गए जहाँ हवेली और फ्लैट के अलावा कुछ नहीं था। ये हवेली और फ्लैट कभी आबाद हुआ करते थे। ये एक शहर था, मगर सैलाबों और तूफ़ानों की तबाही ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। सिर्फ फ्लैट और हवेली बची। फिर यहाँ जिन्होंने कब्ज़ा जमा लिया। हम अपने कबीले से काफ़ी दूर आ गए थे और हमें यकीन था कि अगर हमारे घर वाले हमें सारी उम्र भी ढूंढते तो भी ना ढूंढ पाते। यहाँ के जिन हमें ठहराने पर राज़ी नहीं थे, काफ़ी मिन्नत समाजत करने पर राज़ी हुए। हमने निकाह कर लिया था। जोनान बहुत अच्छे शोहर साबित हुए थे। खुद से ज़्यादा वो मेरा ख्याल रखते थे, मगर न जाने क्यों यहाँ के जिनों को उनसे नफ़रत थी। ये हमने कभी पूछने की कोशिश नहीं की। हम जानते थे कि अगर हम उनके मामलों में पड़ेंगे तो वो हमें भी यहाँ से निकाल देंगे। यही बात मुझे उनकी पसंद नहीं थी, मगर मैं चुप रही। हवेली में जो बूढ़ी औरत रहती थी वो 5 वक्त की नमाजी थी और मैं भी उनके साथ नमाज पढ़ती थी। हमारी नमाज़ों से तंग आकर जिन्होंने हवेली छोड़कर फ्लैट पर कब्ज़ा जमा लिया। एक दिन जोनान को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। वो 2-3 दिन का वादा करके चले गए। 2-3 दिन क्या, 2 महीने गुजर गए, वो ना लौटे। एक एक पल मेरा मुसीबत और परेशानी में गुजरा। फिर मैं जोनान को ढूंढने निकल पड़ी। अपने चेहरे को नकाब में छुपा लिया ताकि मुझे मेरे कबीले वाले ना देख लें। मैंने जोनान को बहुत ढूंढा, मगर वो नहीं मिले। फिर मुझे पता चला कि जोनान को मेरे ख़ानदान वालों ने मार डाला है। उन्हें रास्ते में पकड़ लिया गया था और मैं रोती हुई हवेली वापस आ गई। दादी को भी सुनकर काफ़ी दुख हुआ था। मैं खुद को तन्हा महसूस करती, रातों को छुप छुप कर रोती रहती। मुझे तन्हाई से डर लगने लगा था। मौत भी नहीं आ रही थी और ना खुदा ने मुझे कोई औलाद दी थी। 20 साल गुजर गए और फिर तुम यहाँ आए। हमारी किस्मत में इतना ही साथ लिखा था। नदीम भी उन जिनों में से है जो इंसानों से नफरत करते हैं। यहाँ जो भी मुसाफिर आता है पहले उसकी खिदमत की जाती है और फिर उसे इतना तंग किया जाता और डराया जाता है कि वो डर से खुद ही मर जाता है। मगर तुम काफ़ी हिम्मत वाले हो, जिन्होंने तुम्हें कई बार मारने की कोशिश की और डराने की भी कोशिश की, मगर तुम बहादुरी का मुजाहिरा करते रहे। दादी जान की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, शायद उम्र की वजह से, और वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं साई की तरह तुम्हारे साथ साथ रहती थी ताकि वो लोग तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकें। वो लोग अब मेरे भी दुश्मन बन गए हैं क्योंकि मैंने तुम्हें बचा लिया और अब वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मगर अब मुझे अपनी परवाह नहीं है क्योंकि मैं खुद मरना चाहती हूँ। हवेली की वो हालत जिन्होंने ही की है ताकि मेरा वहाँ रहना दुश्वार हो जाए। अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। खुदा हाफिज़, ऐना। इस वाक़ये को 5 साल गुजर चुके हैं। मैं ऐना के लिए उस जगह गया था, मगर ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ हवेली और फ्लैट का नामो निशान तक न था। सब गायब हो गया था। ना ऐना मुझे मिली और मैं मायूसी से घर लौट आया। मुझे यकीन हो गया था कि ऐना इस दुनिया में नहीं रही थी। मैं उसके लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूँ। हवेली फ्लैट के गायब होने का न जाने क्या राज है, मुझे नहीं मालूम। मैं वो दिन जब भी याद करता हूँ तो हैरत होती है, क्या वो सब सच था? क्या ऐसा भी होता है? मगर जो कुछ मेरे साथ हुआ था वो सब सच की गवाही दे रहे थे। जब मैंने घर पहुंचकर बैग खोला तो हैरान रह गया। मेरा लैपटॉप सही सलामत बैग में पड़ा था। ये कैसे मुमकिन है? इसके तो कई टुकड़े हो गए थे। कहीं ऐना ने तो नहीं ठीक कर दिए? ये ख्याल आते ही मैं मुस्कुरा दिया। उसे मेरी कितनी फिक्र थी। उसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था। वो मेरी सच्ची हमदर्द थी।
دوستوں کہانی کیسی لگی؟ اس کہانی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔